जय हिंद दोस्तों। हम लोग आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रस्ट का, तो उस ट्रस्ट को डिस्कस करने आए हैं क्योंकि हमें लगता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल है, समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए इस पॉइंट को अगर आप समझ लेंगे तो ट्रस्ट के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपने आप ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं ट्रस्ट की डिफिनेशन क्या दी गई है ट्रस्ट एक्ट में। ट्रस्ट एक्ट में जो डिफिनेशन दी गई है वो ये कह रही है कि ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। जो वर्ड हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ये चीज समझने की है। एंड एराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि एराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑनर। अब ये एक्सेप्टेड बाय ऑनर हो गई फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। और ये बेनिफिट किसका है? किसी अनदर व्यक्ति का है या अनदर का, और ये जो ऑनर है इसका खुद का। तो ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एन ट्रस्ट, ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, बाध्यता कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, ठीक है। ये एक बाध्यता या मजबूरी है किस बात से? और एनेक्स माने जुड़ी हुई है किससे? ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, तो संपत्ति के स्वामित्व से। एक बाध्यता जो संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी हुई है और कैसे आई है? एराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो विश्वास से निकली या विश्वास के तहत है। रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑनर, जो ऑनर में डाली गई है, सौंपी गई है और ऑनर ने उसको स्वीकार भी किया है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। और कि किस लिए है? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, ये किसी दूसरे के फायदे के लिए है या किसी दूसरे और ऑनर हिमसेल्फ के फायदे के लिए। यहां तक बात समझ में आई। तो अब एक सिंपल लाइन में समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होता है, और ये ऐसा ऑब्लिगेशन होता है जो किसी ऑब्लिगेशन मतलब कोई मजबूरी या बाध्यता जो किसी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी होती है, ठीक है। और ये संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी हुई बाध्यता जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की वजह से है, विश्वास की वजह से, या विश्वास सौंपा गया है किसके द्वारा? जो उसका ऑथर है, समझेंगे अभी वो भी क्या होता है। और रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑनर, तो जिसको उस ऑनर ने, संपत्ति के ऑनर ने स्वीकार कर लिया है। किस लिए? ऐसी बाध्यता को किस लिए स्वीकार कर लिया है? किसी तीसरे व्यक्ति के फायदे के लिए। ये तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है और इसमें ऑनर खुद भी हो सकता है। अगर ये बात समझ आ रही है तो हम एक आगे की बात देखते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए कि क्या है कि ट्रस्ट क्या है। ट्रस्ट एक ऐसी बाध्यता होती है जो किसी संपत्ति से जुड़ी होती है, जिसको जो विश्वास के तहत उत्पन्न होती है, और ऐसे विश्वास को संपत्ति के ऑनर में सौंपा गया है। किस लिए सौंपा गया है? किसी दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए सौंपा गया है। इतनी बात समझ लीजिए। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। इसको, ये संपत्ति का असल मालिक है, ठीक है, इसको मालिक कह ले रहे हैं। और ये बी है, ये सी है। बी इस जगह पे ऑनर कहला रहा है, सी बेनिफिशियरी कहला रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी एक प्रॉपर्टी है, ये एक मकान है। ये चाहते हैं कि ये सी को दे दिया जाए, लेकिन सी चूंकि अभी मान लीजिए, जैसे आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में सेक्शन 14 रूल्स अगेंस्ट परपीचुइटी में पढ़ा था कि सी को डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, और इसके लिए क्या करना होगा कि पहले बीच में एक मीडिएटर अपॉइंट करना होगा। बीच में एक मध्यवर्ती व्यक्ति आएगा और
फिर प्रॉपर्टी इसके पास आएगी और इससे इसके पास आएगी। मतलब समझिए क्या है कि ये आज तो अस्तित्व में है नहीं, इसका एग्जिस्टेंस है नहीं, ये मेरा भतीजा है और मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई। तो हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि मेरा भाई जो है वो थोड़ा सा नालायक टाइप का है, पता नहीं उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि उसके बच्चों के लिए हम ये प्रॉपर्टी इसको दे दें। ठीक है, अब क्या है कि ये अभी अस्तित्व में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी इस तरह से लाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक नियम होता है वो बगैर मालिक के 1 मिनट भी नहीं रहती। हम ये कह दें कि भाई ऐसा है कि ये जो 2030 में होने वाला है और आज अभी 2022 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो इसमें क्या है कि अभी ये 7 साल का गैप होगा, 7 साल बगैर मालिक के प्रॉपर्टी नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे, एक ये जो प्रोसेस होगा इसको ट्रस्ट कहेंगे, और इस ट्रस्ट में ये जो है ये ट्रस्टी कहलाएगा, और इस ट्रस्टी के माध्यम से प्रॉपर्टी इनके पास आएगी, ये बेनिफिशियरी हो जाएंगे। इतनी बात अगर समझ आ रही तो आगे की बात करते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमको किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए प्रॉपर्टी देनी है जो आज नहीं है, तो हम डायरेक्ट उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। हमको क्या करना होगा, बीच में किसी व्यक्ति को खड़ा करना होगा और उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी जाएगी, और इसके बाद में सी को प्रॉपर्टी वो बाद में जब ये आ जाएगा और 18 साल का पूरा हो जाएगा तो इसका रियल ऑनर बन जाएगा, और जब तक ये प्रॉपर्टी इनकी जिम्मेदारी पे रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब आपने देखा ये जो बी है ये बेसिकली प्रॉपर्टी का ऑनर कहला रहा है, ये जो सी है ये बेनिफिशियल फॉर अनदर है, या बेनिफिट ऑफ अनदर के लिए है, तो ये इनके फायदे के लिए है, इनको सौंपी जा रही है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले हैं। लीगल टर्म में इनको ऑथर या विलेखकर्ता कहते हैं, इनको संपत्ति का मालिक माना जाता है और इनको बेनिफिशियरी माना जाता है। अब ये कहानी इतनी आसान नहीं है। था क्या कि इंग्लैंड में एक नियम ये था कि बगैर प्रॉपर्टी मालिक के नहीं होती, और ये जो हमने चीज़ें बताई ये ऐसे नहीं चलती। तो वहाँ पर क्या था कि जैसे ए हम लोगों ने देखा, बी को देखा और सी को देखा, हम प्रॉपर्टी इनको देना चाहते थे, लेकिन ये अभी हैं नहीं, या अभी छोटे हैं या 5 साल के हैं, तो हम प्रॉपर्टी इनको डायरेक्ट नहीं दे पा रहे थे। हमने प्रॉपर्टी इनको दी कि भाई आप इनको दे देना। ठीक है, यहां पर क्या है कि इनको हमने आपको एक चीज बताई कि प्रॉपर्टी बगैर मालिक के नहीं होती, और इनका या तो अभी एक्सिस्टेंस नहीं है या अभी छोटे हैं, इस वजह से प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। तो हम क्या कर रहे थे, हम प्रॉपर्टी इनको दे रहे थे और ये इनको दे रहे थे। इनको प्रॉपर्टी देना बेसिकली क्या था, ये इनको तो हम ऑनर बना रहे थे, इनको मालिक बना रहे थे, और मालिक के बाद में ये जब मालिक हो गए तो इनकी जिम्मेदारी ये बन रही थी कि ये प्रॉपर्टी इनको सी को दे देंगे, जो मेरा चाइल्ड है उसको दे देंगे। लेकिन ये बी जो है ये केवल इनकी जो थी मॉरल ऑब्लिगेशन था। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब ये, जब प्रॉपर्टी इनके पास आई तो इस प्रॉपर्टी के पूरे मालिक हो गए, और जब पूरे मालिक हो गए तो अगर ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर इसको ट्रांसफर ना भी करते, सी को ट्रांसफर ना भी करते, तो कॉमन लॉ में इनके खिलाफ कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन टर्म यहीं से। अब जब ये है कि कॉमन लॉ में इस तरह के मॉरल ऑब्लिगेशन को लागू नहीं कराया जा सकता, तो प्रॉपर्टी के असली मालिक ये हैं। अब ये चाहें तो मेरे इस बच्चे को देने के बजाय अपने बेच भी सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। ये बात कॉमन लॉ में थी। अच्छा, एक चीज़ अगर आप लोगों को मालूम हो कि जो मॉरल राइट होते हैं या मॉरल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं, और जो लीगल राइट और लीगल वो होते हैं, उसमें अंतर होता है। मॉरल का मतलब मॉरलिटी, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। ये अगर इनको प्रॉपर्टी नहीं भी देंगे तो इनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, केवल मॉरलिटी के आधार पर, मॉरल ड्यूटी के आधार पर ये इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और इसीलिए ये कहा गया कि एक कॉन्फिडेंस सौंपा गया।
विश्वास की बात है कि ये इसको सौंपते हैं या नहीं सौंपते। हमने ये अपने दोस्त के ऊपर ये विश्वास किया कि वो प्रॉपर्टी मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को दे देंगे। अगर मेरा ये दोस्त नहीं देता है तो उस वक्त कॉमन लॉ में ऐसी कोई रेमेडी नहीं थी जिसके तहत ये इनको बाध्य कर सकते, क्योंकि मालिकाना हक इनके पास था। देखिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आगे की बात चलेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता मुझे नहीं लगता ये चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी, और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती। अब क्या था, अब ये था कि ये एक तरह से गलत ही हो रहा था। अब मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब है, इसको आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम हैं, हम रास्ते से निकल रहे हैं, हमने देखा है एक गरीब व्यक्ति बैठा है, भूखा व्यक्ति बैठा हुआ है। नैतिकता, मॉरलिटी ये कहती है अगर मेरे पास पैसे हैं तो हमको उसको खाना खिला देना चाहिए, ठीक है, और हम खिला भी देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम उसको नहीं खिलाते तो क्या उस गरीब व्यक्ति या जो मांगने वाला है, क्या उसका कोई राइट बनता है कि वो हमसे कहे कि नहीं आपको हमको खिलाना ही पड़ेगा, रोज खिलाते हो तो आज क्यों नहीं खिला रहे हो? क्या हमको वो कानूनन तौर से इस तरह से अपने उस मेरी इस मॉरल ड्यूटी को लागू करवा सकता है? तो मॉरल में और लीगल में यही अंतर होता है कि लीगल में आप कानूनन लागू करवा सकते हो और मॉरल में कानूनन लागू नहीं करवा सकते। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आपको ये बात भी समझ में आ रही है कि इनकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन है या केवल विश्वास की बात है कि इस प्रॉपर्टी को देंगे नहीं देंगे। हो सकता है इनकी डेथ हो जाए और आज की तारीख में अब ये नहीं है तो ये क्या करेंगे? इनके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं थी और कॉमन लॉ इस तरह की व्यवस्था को करता था। कॉमन लॉ का भी अपना एक नियम यही था कि भाई प्रॉपर्टी बगैर मालिक के नहीं रहती, क्योंकि अभी इनको बड़ा होने में या धरती पे आने में टाइम है और इस टाइम के लिए प्रॉपर्टी को बगैर मालिक नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इनको मालिक बनाया गया। और जब ये मालिक बन गए तो फिर उसके बाद में ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी है, ये चाहें तो इसको दें या ना दें, केवल विश्वास और भरोसे की बात थी। इसीलिए आपने देखा कि आउट ऑफ कॉन्फिडेंस टर्म लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द यहां से समझ में आ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि कहानी तो एक और भी है लेकिन उसकी जरूरत नहीं। अब फिर समझ लेते हैं फिर हुआ क्या। फिर इसके बाद में ये जो इक्विटी कोर्ट थी, चांसलर्स कोर्ट थे, इन्हीं ने इसका रास्ता निकाला। इन्हीं ने रास्ता क्या निकाला कि ये जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के लिए देखिए आपने ऑनर टर्म यूज किया हुआ है जिसको दिया जा रहा था, ए हो गए, बी हो गए और सी हो गए। हुआ ये कि प्रॉपर्टी का ऑनर तो इन्हीं को रखा गया, लेकिन जो इसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट था वो इसमें सौंप दिया गया। यानी कि अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा तो उसमें ऑनरशिप टर्म भी है, प्रॉपर्टी टर्म भी है, इंटरेस्ट टर्म भी है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ऑनरशिप थी या जो इनका टाइटल था, इस टाइटल में से बेनिफिशियल इंटरेस्ट इनको सी को दे दिया गया। और ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है ये आप देखेंगे यहां पे भी आ रहा है, बेनिफिट फॉर अनदर है, ठीक है। और ये बेनिफिशियल एक तरह का राइट है। प्रॉपर्टी में आप देखेंगे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उनमें से एक ये भी होता है कि भाई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है और ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट इनके फेवर में क्रिएट कर दिया गया और इस तरह से ये ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या हुआ कि अब जब ये प्रॉपर्टी इनको बी को दे रहे थे कि मेरे बेटे को दे देना, तब इनको ऑनर तो माना गया और जिसको कह सकते हैं प्राइमा फेसिया जो है ये ऑनर दिख रहे हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल इंटरेस्ट इनके पास है और ये कहीं ना कहीं इनको ये विश्वास या ऑब्लिगेशन सौंपी गई है कि ये जब इस लायक हो जाएंगे, इनको प्रॉपर्टी दे दी जाए तो ये इनको प्रॉपर्टी दे देंगे। ये इतनी सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। तो अब आपको यह समझ में आया कि पहले जो कॉमन लॉ में सिस्टम था कि बी को मालिक मान लिया जाता था और ये बी की कृपा पर निर्भर था, उसकी मर्जी पर डिपेंड था कि वो सी को प्रॉपर्टी देता है या नहीं देता है। कॉमन लॉ के इस रूल को इक्विटी लॉ ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला किया, उसको
स्लो किया और उसके बाद में क्या हुआ कि अब प्रॉपर्टी का मालिक तो असल में यही है, लेकिन इसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट इनके पास है। इस बेनिफिशियल इंटरेस्ट को ये इनके अगेंस्ट लागू करा सकते हैं और ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इनका कहलाया, ये कहीं ना कहीं इक्विटेबल राइट हो गया। ये इक्विटी से निकला इसलिए इक्विटेबल राइट हो गया। ठीक है, तो कॉमन लॉ में ऑनर इनको माना जा रहा था, लीगल राइट इनको माना जा रहा था, लीगल ऑनर इनको माना जा रहा था, लेकिन इक्विटेबल राइट अब आ गया किसके पास? सी के पास। और जब ये इक्विटेबल राइट सी के पास हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी कानूनन इनसे अपनी बात, अपनी प्रॉपर्टी लागू करवा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो फिर से एक बार डिफिनेशन समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या है? ए ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, बाध्यता अब आपको दिख रही है, एनेक्स टू द ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप से जुड़ी हुई है, एंड एराइजिंग ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑनर। तो किस बात से निकल रही है? एक विश्वास से निकल रही है कि हमने विश्वास जो है इस व्यक्ति को, बी व्यक्ति को सौंपा हुआ है और उसने इस विश्वास को स्वीकार भी कर लिया है, एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ये जो विश्वास है, ये जो कॉन्फिडेंस वाली बात है, हम किसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ अनदर के लिए, यानी कि अपने, मेरे बच्चे के लिए। या ऐसा भी हो सकता है अनदर भी हो और खुद भी हो। मान लीजिए पहले जैसे रोमन लॉ में एक टर्म यूज हुआ है, ठीक है, फिडेइकमिज्म करके यूज हुआ है। इसका मतलब ये होता था कि वहां पे, क्योंकि जब आप ओरिजिन देखोगे ना कहां से आता है, तो वहां पे ये दिखाया गया कि भाई ऐसा रोमन्स में होता था। हमने पहले वाले लेक्चर में कॉमन लॉ और इक्विटी और उसका बैकग्राउंड थोड़ा समझाया था। तो उसमें क्या था कि रोमन लॉ में ऐसा होता था कि अगर कोई फादर है वो अपने लड़के को, जो उसका उत्तराधिकारी होता था, वो उसको ऑनर बना देता था और उसकी जिम्मेदारी इसको सी को दे दी जाती थी कि भाई तुम अपने छोटे बच्चे के लिए, अपने छोटे भाई के लिए उस प्रॉपर्टी के ऑनर बने रहोगे, उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट जब वो टाइम आएगा तो दे दिया जाएगा। और इसी आधार पर आप देख रहे हैं कि यहां पर समझिएगा, अगर हम ये रोमन कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें क्या है कि ए ने अपने बड़े लड़के को पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी और ये कहा कि तुम इसके फायदे के लिए भी इसको रखोगे और जब ये बड़ा हो जाए तो इसका हिस्सा इसको दे दोगे। तो रोमन लॉ में ये कॉन्सेप्ट केवल कुछ लोगों तक ही सीमित था, परमिटेड था ये ट्रस्ट वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ लोगों तक ही था, कुछ लोगों तक ही था। अब क्या है कि ये व्यक्ति, बी व्यक्ति, इस प्रॉपर्टी को किस लिए इंटरटेन कर रहा है, किस लिए रिटेन कर रहा है? अपने लिए और अनदर के लिए। ठीक है, तो अब आप अगर ये देख रहे हैं तो मेरी समझ से आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी इसी में दी हुई है कि क्या क्या है। तो हु रिपोज्ड और डिक्लेयर द कॉन्फिडेंस, कौन? ए है ना, ए है, ये प्रॉपर्टी का मालिक था, इसने इसको दिया था। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑथर ऑफ ट्रस्ट, यानी कि इसको संपत्ति ट्रस्ट का लिखने वाला कहते हैं। फिर हु एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट कर रहा है ये कौन कहलाएगा? ये ट्रस्टी कहलाएगा। तो अब आप इसको यहां पे ट्रस्टी का नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर फॉर हुज बेनिफिट कॉन्फिडेंस इज एक्सेप्टेड, सी के फायदे के लिए ये कॉन्फिडेंस दिया गया था, इसको क्या कह रहे हैं? बेनिफिशियरी कह रहे हैं, हितग्राही कह रहे हैं, इसको न्यासी कह रहे हैं, इसको ऑथर या ट्रस्ट का लिखित कर्ता कह सकते हैं, लेखक या लिखित कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर आप देख रहे हैं ये है, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रस्ट प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, या अगर मान लीजिए यहां पे पैसा हो तो उसको ट्रस्ट मनी कहेंगे। फिर इसके बाद में क्या है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ बेनिफिशियरी। तो ये जो अब जो इसको इंटरेस्ट हमने निकाल के दिया है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ये क्या है? ये इसका बेसिकली एक राइट है, एक राइट है, किसके अगेंस्ट है?
बी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इज राइट अगेंस्ट द ट्रस्टी एज ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का ऑनर इसी को माना गया है और ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है ये इस व्यक्ति का राइट है जो कोर्ट में जाके ये लागू करवा सकता है, ठीक है। और जो जिस डॉक्यूमेंट से आप ये सारी चीजें लिख रहे हैं उसको ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहेंगे, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। तो अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो हमको लगता है ट्रस्ट की बाकी चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगी। अगर आवाज ना भी क्लियर हो, मतलब क्योंकि हम लिखने में बोर्ड और लाइट वाइट की भी व्यवस्था का हमें ना भी समझ में आ रहा हो तो केवल आप सुनते रहिएगा, अंदाज लगा लीजिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।